मेरा शौहर बड़ी मुश्किल से पैसे कमाने बैरून मुल्क गया। शौहर के चाहते ही मेरी सास और ननद ने धक्के देकर मुझे और मेरे बच्चे को निकाल दिया। मैं मेरा मासूम बच्चा लेकर दूर किराए के मकान में रहने लगी। कुछ महीने बाद खबर आई कि मेरे ससुराल वाले एक हादसे में सभी मर गए। मैं ससुराल पहुंची तो वहां सच में कोई जिंदा नहीं था। मैं उदास अपने घर आई और सहन की मिट्टी खोदने लगी। उसमें मुझे जो मिला उसे देखकर मेरा कलेजा हाथ में आया, क्योंकि उसमें तो मेरे दिल की तरह आज शाम भी बहुत उदास थी। और अरसलान का अमेरिका का वीजा हो गया था। अरसलान मेरे शौहर का नाम है और मैं ये सोचकर बहुत परेशान हो रही थी कि अरसलान के बगैर अब मैं कैसे रहूंगी। मैं एक बड़ी जॉइंट फैमिली का हिस्सा थी। मेरे शौहर अरसलान के 4 भाई और एक बहन थी जो अभी कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। अरसलान के 2 भाई अरसलान से बड़े थे, दोनों की शादियां हो चुकी थी और उनके बच्चे थे। एक देवर था जिसकी मंगनी हो गई थी लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी। घर में हमेशा शोर शराबा रहता। मेरे ससुर एक गवर्नमेंट जॉब पर है और मेरी सास एक बहुत ही सख्त मिजाज की औरत थी। अपने नाक पर एक मक्खी भी नहीं बैठने देती थी। सारी बहुओं पर दिन रात हुक्म चलाना और अपने काम करवाना, बस उनका यही काम था। इधर मेरा ये हाल था कि मैं एक नंबर की डरपोक थी। मैं भी ज्यादा पढ़ी हुई नहीं थी, बस 10वीं क्लास तक ही मेरी पढ़ाई हुई थी। मेरे माँ बाप की एक कार हादसे में मौत हो गई थी। मेरी फुफ्फो ने मुझे पाला था, इसलिए मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ था। मेरे अंदर बहुत सी ऐसी कमियां थी और फिर जब अरसलान की माँ ने मेरा रिश्ता मांगा तो मेरी फुफ्फो ने फौरन हाँ कर दी, ये देखे बिना कि इनका घर नहीं बल्कि किराए का घर था जिसमें इंसान ही जानवर रहते थे। 4 कमरे थे, एक में मेरे सास ससुर और एक में दोनों जेठ रहते थे और एक स्टोर रूम नुमा एक छोटा सा कमरा था जिसमें मेरी ननद रहती थी। मेरे और अरसलान के लिए तो बाहर हॉल में ही कहीं से पर्दा डालकर एक बेड बना लिया था। घर में जब भी खाना पकता तो सब उस पर ऐसे टूट पड़ते थे जैसे लंगर चल रहा हो। मुझे तो कुछ भी खाने को नहीं मिलता था और मैंने कभी पेट भर के खाना भी नहीं खाया था। ऊपर से तो ताने और सुनने पड़ते थे, कहते कि तेरा शौहर कौन सी कमाई करता है, और जवाब में मुझसे ये भी नहीं कहा जाता कि इसमें मेरी क्या गलती है। और वो 2 साल से बेरोजगार थे। बहुत ही मुश्किलों से उनका अमेरिका का वीजा लग गया था। हमारा एक बेटा था और फिर जब अमेरिका का वीजा आ गया तो वो मुझे तसल्ली देने लगे, वहां जाकर इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा और मैं बड़ा सा घर भी बनवा लूंगा, तुम्हारे लिए गाड़ी भी खरीदूंगा, तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए मैं सारे वो तुम्हारे ख्वाब पूरे करूंगा और पूरी मन लगा कर मेहनत करूंगा। बहुत प्यार से मुझे कह रहे थे और कहा कि बड़े से घर में तुम रानी बनकर रहना, वहां तुम्हें तंग करने वाला कोई भी नहीं होगा। और इधर ये प्लानिंग हमारी चल ही रही थी। वो मुझे ऐसी बातें कर ही रहे थे तो सास और ननद छुपकर हमारी बातें सुन रही थी। अरसलान के मुंह से ये सब बातें सुनकर मेरी सास चीखते हुए बोली थी, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे अपनी बीवी के ही ख्वाब पूरे करने हैं, माँ और बहन की तुझे कोई परवाह ही नहीं है। मैं तो अपनी सास की दहाड़ सुनकर ही बेहोश हो गई थी। उधर मेरी सास की बातें सुनते सुनते मेरे तो पसीने छूटने लगे थे। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं चुपचाप खामोश खड़ी रही, इनकी बातें सुन रही थी। मेरी जुबान से एक भी जवाब नहीं निकल रहा था। वो अपने बेटे को बहुत सारी बुरी बातें सुना रही थी और मैं खामोशी से बुरी बातें सुन रही थी। मैं कर भी क्या सकती थी? वो माँ है और वो बेटा है, वो दोनों बहुत देर तक चलाते रहे। अरसलान की माँ ने अरसलान की खूब खबर ली थी। अरसलान चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनते रहे। वो कभी भी अपनी माँ के सामने जवाब नहीं देते थे और अपनी जुबान नहीं खोलते थे। और फिर वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद तो जैसे मेरी जिंदगी में सन्नाटा छा गया था। ये सन्नाटा सिर्फ मेरे दिल में ही था, बाकी घर का तो वही हाल था। सब अपनी मस्ती में मस्त थे। घर में वही अफरा तफरी मची हुई थी। कोई इधर पड़ा हुआ होता, कोई उधर पड़ा हुआ रहता। कहीं झूठे बर्तन पड़े हुए थे, कहीं कपड़े, कहीं बिस्तर। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अरसलान की अब तक कोई भी खबर नहीं आई थी। मेरे देवर और उसके ससुराल वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि हमने कब की मंगनी करके रख दी है, अब जल्द अज जल्द शादी की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं तो हम अपनी लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह पर कर देंगे। मेरी सास ने मुझे जो पर्दे लगा कर दिए थे, वो जो कमरा बना कर दिया था, वहां से मुझे बाहर निकाल दिया था। मैंने आंखों में आंसू भरकर अपनी सास से कहा कि माँ जी, अगर आप मुझे यहाँ से निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी और मेरा बच्चा कहाँ रहेगा? जिस पर मेरी सास ने कहा कि बरामदा किस लिए है, बरामदे में जाकर रहो, तुम वहां रहोगी तो क्या वहां की जगह भागी जाएगी? मेरी सास ने बहुत ही बेपरवाही से जवाब दिया था। मैं क्या करती, अब तक कोई खबर आई नहीं थी। मैं खामोशी से अपनी सास की बातें सुन रही थी और अपना सारा बिस्तर लेकर मैं बरामदे में चली गई। मुझे सिलाई करने आती थी और इसलिए अपना बोझ मैं खुद ही उठा लेती थी, लेकिन इसके बावजूद भी सास के ताने सुनने पड़ते थे। मेरी वो फुफ्फो जिन्होंने मेरी शादी की थी, मुझे पाला पोसा था, मुझे बड़ा किया था, उनकी भी अब मौत हो चुकी थी। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। घर में लगभग 20 से 22 लोग थे। सबका खाना मैं ही पकाती थी। सास, ननद, देवरानी, जिठानी,
आराम करती थी, इधर उधर घूमने में अपना वक्त निकाल देते थे। एक दिन मेरे बेटे को बुखार हो गया था, जिसकी वजह से मैंने रोटी नहीं बनाई थी। तो फिर क्या, मेरे ऊपर तो क्यामत ही आ गई। सास ने चीख चीख कर आसमान सर पे उठा लिया था। मुफ्तखोर, हरामखोर, तुझे हम रोटी देते हैं और तू पका कर भी नहीं खिला सकती। सास ने मुझे ताने दे देकर परेशान कर दिया था। मैं सिलाई करके अपने ऊपर का खर्चा निकाल लेती थी। असद के खर्चे के लिए ही मैं थोड़ा सा परेशान रहती थी। जब मेरी सास ने इतना हंगामा खड़ा किया तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने भी गुस्से में चीख कर कहा कि माँ जी, असद को बुखार आया हुआ है और मैं मायके से इसलिए नहीं आई थी। 22 आदमियों का खाना मैं अकेले ही पकाती हूँ और मैं सिलाई करके अपना पेट पालती हूँ। असद को बुखार आया है इसलिए मैंने रोटी नहीं पकाई, तो आप इतना हंगामा खड़ा कर रही हो। एक दिन मैंने रोटी नहीं पकाई तो आपने इतने ताने देना शुरू कर दिए। मेरा इतना बोलना ही गजब हो गया था। मेरी सास ने एक झांटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया था। जुबान चलाती है। इस वक्त मेरे ससुर भी घर पर ही थे। उन्होंने भी मेरी बात सुन ली थी। मैं तो सबकी आंखों में खटकती ही थी और ये अच्छा मौका मिल गया था सबको मुझसे छुटकारा पाने का। और फिर सब ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरा बिस्तर बाहर फेंक दिया। मेरी जेठानी को तो और भी मौका मिल गया था। उसने मेरा पूरा सामान उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मेरा छोटा सा बच्चा है और वो 3 साल का है। मैं बच्चा अपनी गोद में लिए हैरान परेशान सी खड़ी थी। ये लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? कम से कम मेरा नहीं तो असद का तो ख्याल कर लेते, वो तो इनका ही खून है। मैंने कुछ जरूरी सामान उठाए और असद को गोद में लिया और अक्षय में जाकर बैठ गई और बस स्टॉप के लिए रवाना हो गई। और मैं साहिवाल में पहुंच गई। मेरे दूर के रिश्तेदार वहां रहते थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने मुझे सलाम किया। मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था। मैं बहुत बेचैन थी। रात हो चुकी थी और उन लोगों ने साफ लफ्जों में मुझे कह दिया था कि मेरे शोहर को इस तरह किसी का घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रात तो तुम ऐसे ही गुजार लो, लेकिन सुबह अपना देख लेना। यहाँ भी मुझे रात गुजारने के लिए बरामदा ही मिला था। उस रात बहुत तेज सर्दी थी और अपने छोटे से बच्चे के साथ मुझे बरामदे में सोना पड़ा था। पूरी रात ठंड से मैं अकड़ती रही। खाने के लिए भी बस ऐसे ही नाम के लिए पूछ लिया गया था। मैंने मना कर दिया। मुझे क्या पता था कि इन्हें मेरे बच्चे पर भी तरस नहीं आएगा और कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे। मैंने रास्ते में एक दुकान से बिस्किट का एक पैकेट और कुछ खाने की चीजें ली थी और अच्छा हुआ था कि चलते वक्त मैंने एक बैग में कंबल डाल दिया था। उसी कंबल में पूरी रात गुजार दी। नींद नहीं आ रही थी। सुबह के बारे में मैं सोचती रही थी। अब सुबह जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? और मैं सोचने लगी थी और दिमाग पर जोर डाल रही थी कि कहीं मुझे रास्ता तो मिल जाए, लेकिन कहीं पर भी मुझे ऐसा कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। मैंने रात रोते रोते ही गुजार दी थी। रोते रोते कब आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला और सुबह हो गई। जब सुबह आंख खुली तो पहला ख्याल आप ही का ही आया। उनसे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान थी और वो यही साहिवाल में ही रहती थी। दूर की रिश्तेदार थी, लेकिन फिर भी वो जब भी मिलती तो बहुत ही अच्छे से मिलती थी और बहुत अच्छे से पेश आती थी। सुबह नहा धोकर मैंने अपना बिस्तर लपेटा। अपने बेजुबान बच्चे को लेकर मैं खड़ी रह गई। अब तक वो बोल नहीं पाता था, लेकिन किसी ने भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं चुपचाप अपना सामान लेकर आप ही के घर आ गई। वो मुझसे बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी मिली। मैंने उन्हें अपने हालात के बारे में बताया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, तुम परेशान ना हो, यहाँ एक मकान खाली है, उसे हम किराए पर ले लेंगे। कुछ पैसे तो है ना तुम्हारे पास? मैंने कहा, हाँ कुछ पैसे तो है मेरे पास। मैंने कपड़े सिलाई करके कुछ पैसे जमा करके रखे हुए थे। चलो मेरी कुछ मुश्किल हल हो गई थी। दूसरी अच्छी बात तो ये थी कि मोहल्ले में ही गवर्नमेंट का कारखाना था। आप ही कहने लगी, मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हें वहां पर कोई काम मिल जाए। खाना खाने के बाद आप ही और मैं मकान देखने चले गए, लेकिन एक मकान था जिसके मालिक वहां पर रहते थे। कुछ सख्त मिजाज के थे, लेकिन छोटा सा कमरा और एक वॉशरूम उन्होंने मुझे दिखाया था। गुजारे लायक ही था, लेकिन उस वक्त मुझे ये छोटा सा मकान भी किसी महल से कम नहीं लग रहा था। इस मकान के सहन में एक छोटा सा बेरी का पेड़ था। इस पेड़ ने पूरे सहन को ढक कर रख दिया था, जिससे ये मकान और भी छोटा लगने लगा था। लेकिन फिर भी ये मकान मुझे बहुत पसंद आया था। 1 महीने का किराया मालिक को एडवांस में दे दिया था और घर की चाबी ले ली थी। फिर आप ही ने कारखाने में बात की। वहां मुझे सिलाई का काम मिल गया था। मेरे रहने और खाने पीने का इंतजाम हो गया था। मैंने आप ही का शुक्रिया अदा किया। मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और उस घर में शिफ्ट हो गई। मेरा 3 साल का छोटा सा बच्चा मेरे सीने से लगकर रो रहा था। मेरे सीने से लगकर कुछ बातें कर रहा था। ये जो कुछ भी हो रहा था शायद उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कमरे में एक कोने में बिस्तर बिछा दिया। जरूरी सामान की एक लिस्ट बनाई। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। भूखे मारे उसका बहुत बुरा हाल था। उसका चेहरा उतर गया था। मैंने कहा, असद बेटा बस मैं अभी खाना बनाती हूँ। असद को गोद में लिए और कुछ जरूरी सामान वगैरह लाने के लिए, राशन खरीदने के लिए असद के साथ मैं बाहर निकल गई और उसके लिए मैंने दूध भी लिया था। घर आकर खाना बनाया। असद को पहले थोड़ा सा खाना खिला दिया, फिर उसको थोड़ा सा दूध भी पिला दिया। सोने के लिए बिस्तर पर लेटे ही थे। असद ने अपनी तोतली जुबान से कहा, मम्मी क्या हम यहीं रहेंगे? अब आप ही के घर नहीं जाएंगे? मेरा तो दिल ही कट कर रह गया था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे। मुझे कोयले और लकड़ी से खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि गैस और सिलेंडर के लिए मेरे पास पैसे पूरे नहीं
पड़ते, लेकिन धीरे धीरे मेरे काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने अब मेरे कुछ पैसे बढ़ा दिए थे। लेकिन कपड़े सी सी कर मेरा बुरा हाल हो जाता और मैं थक जाती, और फिर जब पैसे मिलते तो सारी थकान दूर हो जाती है। जब कोई शरीफ औरत अकेली होती है तो उसे बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं भी बहुत मोहताज सी रहती थी। अक्सर मोहल्ले में कई औरतें आपस में बातें करती रहती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मैं भी उनसे बातें करूं, हंस लूं, बोलूं और उनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारूं, लेकिन मेरा दिल और दिमाग मुझे ऐसा करने से मना कर देते थे। उनके घरों में मर्द हैं, जबकि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, इसलिए मुझे चुप रहना चाहिए। खाने पीने की और रहने की तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी। दिन भर मैं मेहनत करती थी, शाम को पैसे भी हाथ में आ जाते थे। खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम हो रखा था। असद को अब अच्छी सी खुराक मिल रही थी। ससुराल के जुल्म से मैं छूट गई थी, लेकिन जब रात को सोने के लिए लेटती थी तो तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती थी। अरसलान की मुझे बहुत ज्यादा याद सताती थी। असद भी बार बार पूछता था, मम्मी पापा कब आएंगे। अब तो मैं असद को बहलाती थी कि असद बेटा, आपके लिए पापा बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेने गए हैं। अच्छे अच्छे खिलौने तुम्हें चाहिए ना, और कपड़े भी चाहिए ना, वो लेकर पापा जरूर आएंगे। उसे मैं बातों में टाल देती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। असद भी 4 साल का हो गया। अब तो मैंने एक पास के स्कूल में असद का दाखिला भी करवा दिया था। जिस दिन असद स्कूल में दाखिल हुआ था मैं बहुत रोई थी। मुझे अरसलान की बहुत याद आने लगी थी। अरसलान का घर यहाँ से बहुत दूर था। वहां जाना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि खतरे से खाली भी नहीं था। जिन लोगों ने मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया था उनसे तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार थी। शुरू में 1-2 बार मैंने फोन करके अरसलान की खैर खबर लेनी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने आवाज सुनते ही फोन काट दिया था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे जान छुड़ाकर बहुत खुश थे, और उनके ठंडे रवैये ने मुझे बता दिया था कि उन्हें अरसलान की कोई भी खैर खबर नहीं मिली है। उनके घर के बराबर ही एक औरत रहती थी। वो बहुत ही अच्छी थी। कभी वो मेरे घर आ जाती थी तो घर में रौनक लग जाती थी, या कभी कभी मैं उसके घर भी चली जाती थी तो दिल थोड़ा सा बहल जाता था। थोड़ी इस तरह जान पहचान हो गई थी। हम एक दूसरे के घर आते जाते थे। एक दिन दिल नहीं माना तो मैं अपने ससुराल चली गई। मैंने सोचा चलो हो सकता है वहां जाकर मुझे कोई तो अरसलान की खबर मिले, लेकिन वहां जाते ही एक दर्दनाक हादसे के बारे में मुझे पता चला। मेरे छोटे देवर ने शबरात की रात घर में ढेर सारे पटाखे जमा कर रखे थे। वो उसे बेचने वाला था। एक चिंगारी के छूटने से उन पटाखों में धमाका हो गया, जिसमें मेरी सास, ससुर, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, उनके कुछ बच्चे समेत 10 लोगों की जान चली गई थी। घर छोटा था और लोग वहां पर बहुत ज्यादा रहते थे, और नुकसान बहुत बड़ा हुआ था। ये सब खबर मुझे मोहल्ले में पहुंचते ही मिल गई थी। मैंने जल्दी जल्दी भागते हुए अपने घर का गेट खटखटाया था। मेरे घर में पहुंचते ही मेरी नंद ने दरवाजा खोला था, और मुझे देखते ही उसने मेरे मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर दिया था। नंद ने मुझे अंदर घर में घुसने भी नहीं दिया, और वहां पे जेठ के बच्चे वगैरह भी थे। मैं रोते रोते अपने घर वापस आ गई। कई दिन तक इस हादसे के बारे में मैं सोचती रही और मुझे बहुत ज्यादा दहशत होती रही। धीरे धीरे जिंदगी अपनी रूटीन पर आ गई थी, लेकिन एक बार फिर खुदा ने मेरे ऊपर मुश्किल वक्त डाल दिया था। धीरे धीरे कारखाने में काम मिलना कम हो गया था। काम कम होता तो पैसे भी कम मिलते थे। फिर मैं परेशान से रहने लगी थी, और मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। जबकि काम बिल्कुल ही खत्म हो गया था, कारखाना बंद करने की नौबत आ गई थी। मुझे तो परेशानी तो बहुत ज्यादा होने वाली थी, क्योंकि अब तो 2 वक्त के खाने के लाले भी पड़ गए थे। इन हालात में मैं असद के स्कूल की फीस कैसे भरती। अक्सर मेरी पड़ोसन कहती थी कि जिस मकान में तुम रहती हो इस पर भूतों का साया है। उस औरत के मुताबिक इस मकान में किसी भूत का साया रहता है। मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आने लगा कि कहीं मेरे ऊपर भी इस आत्मा की वजह से ही कुछ परेशानियां तो नहीं आ रही है। एक दिन मैंने सामने वाली आंटी से ये बात पूछी कि आंटी ये सच है कि यहाँ पे कोई आत्मा है, तो मुस्कुरा कर खामोश हो गई। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक डाकू की मौत हुई थी। जब हमारे मकान 1960 में बन रहे थे तो यहाँ पुलिस और डाकू की हाथापाई हुई थी, और इन हादसों में एक डाकू की मौत हो गई थी। कहते हैं जिस घर में तुम अभी रह रही हो वो घर नया नया बन रहा था, और उसी घर में वो डाकू आकर छुप गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि इस घर में उसकी आत्मा अभी भी भटकती है और फिरती रहती है। उन औरतों की बातों ने मेरे दिमाग पर कुछ अलग ही असर डाला हुआ था। एक तो पहले ही खाने पीने के लाले पड़ गए थे, और बहुत सारी मुश्किलें मेरे ऊपर आ गई थी, और ये ऐसी बातें सुनने में आई तो मैं और भी कांपने लगी थी। ऐसी बातों पर मुझे ज्यादा तो यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी आंटी ने मुझे जिस तरीके से यकीन दिलाया था, मुझे तो अब रातों को भी डर लगने लगा था। मैं डरते डरते कई दिन ऐसे ही गुजार रही थी। धीरे धीरे मेरे पास तो पैसे भी खत्म हो गए थे। एक दिन सुबह जब मैंने आटे का डब्बा देखा तो उसमें एक मुट्ठी आटा निकला। दालों का डब्बा चेक किया तो उन दालों के डब्बों में से 1 चम्मच मुझे दाल मिली, और फिर मैंने वो पतली से बना दी और उस आटे की एक छोटी सी रोटी बना दी। मैंने असद को दाल और रोटी खिला दी। मैंने असद को सुला दिया। दोपहर का वक्त था। असद सो रहा था और मैं परेशानी में बैठी हुई थी कि अब मैं क्या करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने खुदा से इल्तिजा की, अल्लाह तुझे मेरी छोटे से बच्चे पर भी कोई तरस नहीं आ रहा, तुझे इसकी भूख नहीं दिखाई दे रही
रही है, मैं तो परेशान हूँ, अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर। मैं बार बार अल्लाह से दुआएं कर रही थी। अल्लाह से मैंने कहा, ए अल्लाह, जब मुझे मेरे सास ससुर ने घर से निकाला था तो तूने ही रात गुजारने के लिए मुझे जगह दी थी, तूने ही मेरे रहने का इंतजाम किया था, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया, मेरे दिन बहुत ही सुकून से गुजर रहे थे। लेकिन अब मुझ पर फिर से बुरा वक्त आ गया है मेरे अल्लाह, अब फिर से तू ही मेरी मुश्किलात का हल निकाल। मैं रो रो कर आंखें भिगो रही थी, मेरी आंखें रो रो कर सूज गई थी, अब आंसू सूख गए थे, गला दुखने लगा था। मैं चुप हो गई। मैंने असद की तरफ देखा, असद भी बेखबर सो रहा था। मैं बाहर सहन में आकर खड़ी रह गई। मैंने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, मेरे पेट में भूख की वजह से आग लगी हुई थी। मैं किसी से मांग भी नहीं सकती थी और मेरा अपना यहाँ पे कोई भी नहीं था, और आंटी से भी मैंने पहले से ही 300 रुपए उधार लिए हुए थे, और मैं इस मोहल्ले में किसी को जानती भी तो नहीं थी, और जितने जान पहचान वाले थे उनसे तो मैं पहले ही उधार ले चुकी थी। दूध वाले ने दूध देने से मना कर दिया था। सूरत हाल बहुत ही डरावनी हो गई थी। मैंने सहन में धनिया, पुदीना, लहसुन और प्याज लगाया हुआ था, और कोने में एक आलू भी लगाया हुआ था। मैंने यूं ही लकड़ी से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। शायद एक आध आलू निकल आए। कुछ वक्त पहले ही मैंने सारे आलू निकाल लिए थे। मैं बस ऐसे ही मिट्टी खोदने लगी थी कि तभी मुझे लकड़ी के नीचे कोई सख्त चीज महसूस हुई। मैंने और भी तेजी से खोदना शुरू कर दिया। मुझे किसी चीज के होने का एहसास हुआ। मेरा शक अब यकीन में बदल गया था। जरूर मिट्टी के नीचे कुछ तो है। मैं जल्दी से भागकर किचन में गई और मैं एक चिमटा लेकर आई। रात से भूखे होने के बावजूद भी पता नहीं मेरे अंदर इतनी ताकत कैसे आई थी। मैं जल्दी से मिट्टी को चिमटे से हटाने लगी और मैंने चिमटे से बहुत जोर से खोदना शुरू कर दिया, और मैं हाथों से मिट्टी हटाती गई, और कुछ देर मिट्टी हटाने के बाद मुझे कुछ वहां पे नजर आया, और वो लगभग एक बड़ा सा बक्सा था जिसे निकालना मेरे बस की बात नहीं थी। और फिर कोई लोग मुझे देख ना ले मैं क्या कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने वहां पे एक रखी हुई चारपाई उसके ऊपर कर दी कि किसी को ऐसा ना लगे कि मैं कुछ कर रही हूँ या मैं खोद रही हूँ। फिर मैंने उससे फिर से खोदना शुरू कर दिया। मैं खोदते खोदते वहां तक पहुंच गई थी, और फिर मैं उस खड्डे में उतर गई, और फिर मैंने वो बक्सा खोला जो मुझे नजर आ रहा था, और फिर मैंने जब वो बक्सा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए थे। उस बक्से में ढेर सारे पैसों की गद्दियां, जेवरात वगैरह थे। मैं जल्दी से कमरे में भाग कर गई, और मैं कमरे से कपड़ा लेकर आई और उस बक्से को मैंने छिपा दिया, और उस बक्से में से जितना हो सका उतना सामान मैंने निकाल लिया। फिर धीरे धीरे करके मैंने पूरा सामान निकाल दिया और वो बक्सा मैंने छिपा दिया। दिन के 2 बज रहे थे। मेरी सांसें फूल रही थी और मेरा चेहरा पूरा लाल हो गया था। मेरे अंदर से आवाज आई कि अब तो तेरी परेशानी पूरी खत्म हो जाएगी। मैं सोचने लगी कि अब सबसे पहले मैं क्या करूं, लोगों का कर्जा उतारूं, जिससे मैंने जो कुछ भी लिया है वो वापस कर दूं। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज थी, और वो दूध वाले ने खटखटाया हुआ था। कहने लगा, पहले उधार दे दो, मुझे उधारी चाहिए, मैं उधार लेने के लिए आया हूँ। मैं 1000 रुपए लेकर और दूध का बर्तन लेकर गेट पर पहुंच गई थी, लेकिन दूध वाले ने कहा कि पहले पुराना चुका दो तभी मैं आपको दूध दूंगा, नहीं तो मैं आपको दूध नहीं दूंगा। मैंने 1000 रुपए उसकी तरफ बढ़ा दिए। मैं पैसे ने जादू का काम कर दिया, देखो उसका जादू तो कैसा है। दूध वाले की आवाज में फौरन नरमी आ गई थी। कहने लगा, कितना दूध चाहिए? आज के लिए दूध लेकर मैंने उसका सारा उधार चुका दिया था, और उससे कहा कि भैया मुझे आपसे दूध नहीं लेना है, क्योंकि पैसे ना होने पर उसने मुझे बहुत गंदा कर रखा था और उसने मुझे बहुत बेइज्जत किया था। मुझे उससे दूध लेते वक्त शर्म आने लगी थी और बहुत ज्यादा चिढ़ भी होने लगी थी। उसके बाद सामने वालों का कर्जा मैंने पूरा उतार दिया, और शाम को फिर मकान मालकिन मेरे घर आई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम आंटी, लेकिन उसने मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से से बोली, मेरा 3 महीने का किराया दे दो, और 3 महीने हो गए हैं, कब तुम किराया दोगी? हालांकि आंटी से मेरी अच्छी बात होती थी, मैंने अब तक उनका सारा किराया टाइम पर दिया हुआ था, लेकिन उस वक्त उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा मैंने गुस्सा देखा था। मैंने कहा, जी आंटी, आप किराया 3 महीने का जरूर ले लीजिएगा। मेरी बात सुनते ही वो गुस्से से कहने लगी, ये तो मुझे भी पता है, तुम 3 महीने का किराया दे ही दोगी, लेकिन कब दोगी? कब पैसे आएंगे तुम्हारे पास? अगर पैसे नहीं है तो मेरा घर खाली कर दो। मैंने कहा, नहीं आंटी, मैं आपका जरूर किराया चुका दूंगी। उस आंटी ने मुझे बड़ी ही बदतमीजी से कहा कि तुझे मैं ऐसे ही फ्री में नहीं जाने दूंगी, तेरा पूरा सामान रख लूंगी और तुझे धक्के मार कर अपने घर से निकाल दूंगी। मैंने कहा, नहीं आंटी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बैठ जाइए, आपके पैसे मैं अभी लेकर आती हूँ। मैंने उनके 3 महीने का किराया दिया, उनके पास मैं पैसे लेकर आई और उनकी हथेली पे रख दिए। जिस तरीके से आंटी ने मुझे बातें सुनाई थी, मुझे थोड़ी सी चिढ़ होने लगी थी, और वो आंटी इतनी नरमी से मुझसे पेश आई तो मुझे अच्छा नहीं लगा। असद को देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। उसके जाने के बाद मैं असद को लेकर बहुत रोने लगी थी। मैंने असद की तरफ देखा, असद मुझे देखकर वो भी रोने लगा था। असद कहने लगा, मम्मी, हमारे घर पर अब खाना भी खत्म हो गया है ना, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है ना मम्मी, इसलिए लोग हमें आकर ऐसी बातें सुनाते हैं, लड़ते हैं, हमसे झगड़ा करते हैं। मैंने असद के आंसू साफ किए और कहा, नहीं बच्चा, ऐसी बात नहीं है, चलो हम थोड़ा खाना वाना लेकर आते हैं। मैं किचन में आ गई। मैंने उसे दूध और ब्रेड दिया। वो थोड़ा सा भूखा था। मैंने उसे थोड़ा खाना दिया और मैंने भी थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि मैं
मैंने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मेरे भी पेट में आग लगी हुई थी। अब जब पेट में खाना गया था तो मेरे होश ठिकाने आ गए थे। मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूं। मैं अकेली बेबस औरत, अब मैं क्या कर सकती थी। मैं बहुत मजबूर थी। अगर किसी को जरा सी भी भनक हो जाती या किसी को शक हो जाता कि मेरे पास इतना सारा पैसा है तो न जाने लोग मेरे साथ क्या करते। मैंने सोचा कि मैं अपने गरीबी का रोना ऐसे ही जारी रखूंगी और ऐसे ही लोगों से दूर भागती रहूंगी। मेरे घर किसी का ज्यादा आना जाना नहीं होगा। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा रहेगा या लोगों को लगेगा कि मेरे पास पैसा है तो लोग मुझे परेशान करने लगेंगे। और फिर मैंने खर्चा उसी हिसाब से कम करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करती थी जिसमें कि लोगों को शक भी ना हो। मैंने सारा खजाना खोल कर देखा था। लाखों की रकम थी, सोना चांदी जेवर, अलग अलग टाइप का खजाना था। खजाने को देखकर लगता था कि ये वही डाकुओं का खजाना होगा जो यहाँ पे पुलिस की हाथापाई में मर गया था। धीरे धीरे दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मोहल्ले में जान पहचान वालों से मैंने कह दिया था कि मेरा शौहर अमेरिका में नौकरी करता है और वो मुझे अब धीरे धीरे पैसे भेजने लगा है और आप लोगों को मुझे पैसे देने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे शक होने लगता कि कहीं किसी को मुझ पर शक तो नहीं है। मैं असद को स्कूल छोड़कर जल्दी जल्दी घर के लिए भागकर आ जाती थी क्योंकि ऐसा लगता कि कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए। मैं उसे स्कूल छोड़कर आती तब तक मेरी जान अटकी रहती थी क्योंकि मुझे डर लगता कि कहीं अगर चोरी वोरी होगी तो मेरा ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा और मेरे असद का क्या होगा, मेरा क्या होगा। हर तरफ से मुझे फिक्र खाई जा रही थी। एक औरत एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी, देखो तुम्हारे शौहर की नौकरी तो लग गई है और वो तुम्हें पैसे भेज देता है, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी पैसे की तंगी हो तो प्लीज तुम बता देना। बहुत ही अच्छी जगह पर तुम्हें मैं काम लगवा दूंगी। वो कोठी है, कोठी पे काम करना चाहोगी? वहां पर बहुत खूबसूरत औरतें काम करती हैं, वहां पर तुम्हें कोई भी काम दे देगी। मैं हैरान होकर उसे ऐसे देख रही थी कि वो ये क्या कह रही है। वो कहने लगी, वहां पर खूबसूरती बहुत काम आती है और तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें वहां पर कोई भी काम आसानी से दे देगा। वहां पर एक मालिक है जिसे मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो तुम्हें काम यूं चुटकी बजाते ही दे देगा। उसने कहा, तुम तो समझ ही रही हो ना, मेरी बात को देखो, तुम इतनी गरीबी में जिंदगी बसर कर रही हो। तुम्हारा शौहर भी तो तुम्हें छोड़ के यहाँ से चला गया है, वो भी तो दूसरे मुल्क में ऐश कर रहा है। उसे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है कि तुम जिंदगी कैसे गुजार रही हो। तुम्हारा भी तो हक है अपनी जिंदगी अच्छी गुजारने का, तुम्हें भी तो ऐश आराम में अपनी जिंदगी गुजार लेनी चाहिए। उस औरत ने मुझसे कहा कि खूबसूरती का फायदा उठाओ। उस औरत की बातें सुनकर मेरा खून खोल गया था। जी चाह रहा था कि उसे जोर से एक थप्पड़ लगा दूं, लेकिन मैंने खुद को रोक दिया। मैंने गुस्से पे अपने काबू कर लिया और उससे उसी वक्त कहा कि मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा मेरे घर की तरफ कभी भी देखना मत और आने की तो जरूरत भी मत करना। उस औरत के जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरा कोई भी सहारा इस दुनिया में नहीं था। अरसलान को भी बहुत देर हो गई थी। अरसलान कई सालों से नहीं आया था और मुझे अरसलान की बहुत याद सता रही थी। मैं चुपचाप असद को लेकर कमरे में बंद हो गई। रात का वक्त हुआ जा रहा था। मैंने असद को सीने से लगाया और सोने की कोशिश करने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह ही जा रहे थे। रात के 12 बजे का वक्त था। मेरे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आ रही थी। मैं डरती डरती कांपती हुई गेट तक पहुंच गई थी। मैं बोली, कौन है, कौन आया है? लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं बोला और ऐसे ही दरवाजा खटखटाता रह गया। फिर मैं कुछ देर तक ऐसे ही खामोश रह गई तो फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल अब डर के मारे कांपने लगा था। मेरे दोबारा पूछने पर एक मर्द की आवाज आई। वो कहने लगा कि मैं मकान मालिक हूँ। चलो बेटा, तुम्हारी आंटी की तबीयत बहुत खराब है, चलकर प्लीज इन्हें देख लो। मेरा मकान मालिक तकरीबन 50 साल का था और वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। मैं सोचने लगी, अगर आंटी की तबीयत खराब है तो मुझे चलकर देखना चाहिए, क्योंकि आंटी बहुत सख्त मिजाज की थी और मोहल्ले वाले उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। उनकी सख्ती की वजह से सबने उनसे बात करना छोड़ दिया था और उनके घर पे जाना किसी को भी पसंद नहीं आता था। लेकिन मैं उनके घर पर अक्सर आया जाया करती थी, इसलिए मेरा फर्ज बनता था कि मैं उन्हें देखने के लिए चली जाऊं। और मेरी यही सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने उस बूढ़े मकान मालिक पर यकीन करके गेट खोल दिया। उस बूढ़े ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मुझे पकड़ लिया कि मेरी चीख भी नहीं निकली और मुझे घसीट के घर के अंदर लेकर गया और उसने बाहों में मुझे भर लिया। मैं तड़पने लगी थी, मेरी चीखें निकल रही थी। वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दूंगा। ऐसे कैसे कब तक जिंदगी गुजारोगी और तुम कब तक ऐसे तरसती रह जाओगी? तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा कर दूंगा, तुम मुझे बस एक बार खुश कर दो। मेरी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। मैं बहुत अपने आप को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी। फिर अचानक मैं उसके हाथ से नीचे छुटकर गिर गई। मेरे हाथ में एक मोटा सा डंडा आ गया जो मैंने उसके सर पर दे मारा। वो दर्द से बलकता हुआ जमीन पर गिर गया था। मैं जल्दी से भागती हुई अंदर कमरे में चली गई। मैंने असद को उठाया, खजाने का थैला पकड़ा और भागती हुई बाहर निकल गई और वहां कमरे का पीछे का दरवाजा खुला हुआ ही था। मैं उस दरवाजे से बाहर निकल गई और मैं ऐसे ही बेताशा भागती चली जा रही थी। मुझे कुछ भी होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। भागते भागते मैं एक बड़ी सी चौक पर आकर खड़ी हो गई थी। अब तो मेरा भागते भागते दम उखड़ने लगा था। असद भी अब मेरे
मेरे साथ और ज्यादा भाग नहीं सकता था। असद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अब मैं एक तेज रोशनी वाली सड़क पहुंच चुकी थी और मैं साइड में बैठ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरा कुछ भी सही नहीं है और ये थैला भी मेरे पास शायद नहीं रहेगा। मेरी बहुत ज्यादा सांसें फूलने लगी थी। मैं बहुत अपने आप को बेसहारा महसूस करने लगी थी। जाऊं तो कहाँ जाऊं? मुझे फिक्र सताए जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे ज्यादा डर लगने लगा था। मेरे असद का क्या होगा? मैं डरी और सहमी बैठी हुई थी। इज्जत बचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अभी मैं बैठे बैठे घुटनों में सर डालकर रो रही थी कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे एकदम से मुड़ी। मेरी सांसें जहां थी वहां रह गई थी। मेरे शौहर मेरे सामने खड़े थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर अरसलान को देख रही थी और जब यकीन हो गया और मैं उनके सीने से लग गई, अरसलान के सीने से लगकर मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। आसपास के लोग भी जमा हो गए थे। अरसलान ने मुझे जैसे तैसे करके चुप करवाया था। असद भी हैरानी से वो सब कुछ नजारा देख रहा था। असद मेरे पास आया और उसको समझ में आ गया कि ये मेरे पापा है जिसे मैं अरसलान कहकर बुला रही हूँ और वही अरसलान जो हमें छोड़कर गए थे। असद बहुत छोटा था लेकिन उसको फिर भी अपने पापा का चेहरा याद था। जैसे ही उसने अपने पापा को पहचाना और पापा की गोद में चला गया। असद भी रोने लगा था। हम दोनों को रोता देखकर अरसलान भी रोने लगे थे। हम तीनों चुप हो गए थे। अरसलान ने उसी वक्त फिर एक कमरा किराए पर लिया और उस कमरे में हम तीनों रहने लगे थे। अरसलान ने मुझे बताया मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जो लोग मुझे लेकर गए थे वो गलत लोग थे। उन्होंने मुझसे गलत काम करवाया, मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। जैसे तैसे करके मैं उनकी पकड़ से छूटा हूँ और भागकर मैं पाकिस्तान आया हूँ। लेकिन घर आया तो पता चला वहां तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बीवी पर और बच्चों पर बहुत जुल्म किए थे और इन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। अंदर से मैं बिल्कुल टूट सा गया था। मैं पूरी तरीके से हार मान चुका था। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता फिर रहा था लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ साहिवाल में मुझे कुछ काम की तलाश में आया था लेकिन आज देखो किस्मत, तुम मुझे अचानक मिल गई। आज मैं अपने खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उसने तुम्हें मुझे मिलवा दिया। अभी मैं अरसलान के घुटनों पर सर रखकर रो ही रही थी। फिर मैंने उसे अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसे मुश्किलात में मैंने दिन काटे थे। मैंने खजाने की बात भी अरसलान को बता दी। अरसलान को यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर सुबह हुई तो सबसे पहले अरसलान ने जो मेरे पास पैसे थे और जो खजाना था उसने सबसे पहले एक बड़ा सा घर खरीद लिया और फिर अरसलान ने इन पैसों से बिजनेस शुरू किया। खुदा का करम हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहा और पैसों की बारिश होती रही। अरसलान ने एक अस्पताल बनवाया जिसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा था। मैं बहुत खुश थी। मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था। मुझे आपको यही बताना था कि देखो गरीबी कभी भी हट सकती है, मुसीबतें कभी भी हट सकती है, लेकिन सब्र से काम करना बहुत ही जरूरी है। सब्र रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।